हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर की वो तारीख है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी मनाई जाती है। और देखिए, ये खास दिन होता है, खासकर आप देखते हैं कि बच्चों के लिए उनकी खुशियों, उनके अधिकारों, उनके उज्जवल भविष्य को संभालने के लिए जागरूकता भी फैलाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज इनसे जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियां हम लोग देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका जन्म आप देखेंगे कब हुआ था। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। और 27 मई 1964 में इनकी डेथ हो गई थी नई दिल्ली में। ये आप देखिए, इनका परिवार है। अगर हम लोग इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, इनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू। और इसमें आप देखते हैं फिर, और जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी कमला नेहरू से। किससे? कमला नेहरू, कमला कौल के नाम से भी जानते हैं। इनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की शादी हुई थी फिरोज गांधी से। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। और संजय गांधी की शादी हुई थी मेनका गांधी से, और इनके बेटे वरुण गांधी हैं। और राजीव गांधी की शादी हुई थी सोनिया गांधी से। इनके दो बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये कहानी है नेहरू फैमिली की, नेहरू गांधी फैमिली की। और राहुल गांधी कांग्रेस में है, और आप देखते हैं कि वरुण गांधी आप लोगों को बीजेपी में देखने को मिलेंगे। इन्होंने हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से शिक्षा ली हुई थी। एक वकील थे और राजनीतिज्ञ थे, लोकसभा सदस्य भी रहे। ये आप देखते हैं कि भारत की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी काम किया था, विदेश मंत्री भी रहे थे। और देश के लंबे समय तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था। देखिए, हमारा प्यारा भारत भी दिखाई दे रहा है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ऊर्जा से भरे रहते थे। वो रोज 16 से 17 घंटे काम किया करते थे। उनके पहले निजी सचिव HBR अयंगार ने अपना एक संस्मरण लिखा है, और उन्होंने लिखा कि सन 1947 में पंजाब के दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद हम लोग आधी रात दिल्ली लौटे थे। हमारे अगले दिन का कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू होने वाला था। मैं जब सोने गया तो बुरी तरह से थका हुआ था। और अगले दिन सुबह जब हवाई अड्डे जाने के लिए तैयार हुआ तो उनके सहायक सचिव ने मुझे उन पत्रों और तारों का गट्ठर दिया जो नेहरू ने सबके चले जाने के बाद डिकेटेड की कराए थे। और प्रधानमंत्री रात 2 बजे सोने गए थे और सुबह 5:30 बजे नया दिन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल सवार। तो बैठकों और फाइलों के अंबार के बीच भी नेहरू का ध्यान छोटी से छोटी चीजों पर भी जाता था। मसलन किसी पेंटिंग का तिरछा होना या कमरे का अस्त व्यस्त होना नेहरू को परेशान करता था। वो तब तक कोई काम नहीं कर पाते थे जब तक कि उसे दुरुस्त ना कर दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने लेखक शशि थरूर अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि पंडित जी अफसरों का काम भी खुद करते थे। और एक राजनयिक ने बहुत दुखी लहजे में मुझे बताया था कि उन्हें नोट और ड्राफ्ट सही करने और हर पत्र का जवाब खुद देने में एक अजीब सा संतोष होता था। दफ्तर आने से पहले वो 3 मूर्ति भवन के लॉन में आम लोगों से मिला करते थे। भारत के पूर्व विदेश सचिव YV गंडोविया अपनी किताब आउटसाइड द आर्काइव्स में लिखते हैं कि नेहरू स्वदेशी एम्बेसडर कार से अपने दफ्तर पहुंचते थे, और जिसकी बोनट पर तिरंगा लगा होता था। उनकी कार से थोड़ा आगे मोटरसाइकिल पर सवार एक सुरक्षा कर्मी चलता था, और उनका सुरक्षा अधिकारी ड्राइवर के बगल में बैठता था। दफ्तर में घुसते ही वो हम अधिकारियों को बुलावा भेजते थे। और आज देख लीजिए, सरपंच को देख लीजिए, विधायक को देख लीजिए, इतनी हाई लेवल की सुरक्षा लेके चलता है भाई, कोई मिल नहीं सकता है आम आदमी उनसे। और उस समय के नेताओं को देखिए, मैं तो कहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि इस समय के नेताओं में उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क था। और उस समय आजादी के बाद कितनी समस्याएं थी, और अगर उनका निजात हुआ है, उनका समाधान हुआ है, तो क्योंकि उस समय ईमानदार नेता थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश को एक करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। भीमराव अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, देश के पहले कानून मंत्री। हमारे हाथ में पीले टेलीग्राम होते थे, और जिस पर हम उनके निर्देश लेते थे वो भी अपने साथ कुछ पत्र और टेलीग्राम लाते थे, और उन पर हम सबकी सलाह मांगते थे। युवाओं और जैसी स्फूर्ति उनमें थी। सन 1947 में भारत की आजादी के समय वो 58 वर्ष के होने वाले थे, लेकिन तब भी उनकी चुस्ती फुर्ती देखते बनती थी।
गंडोबिया गंडोबिया लिखते हैं कि तब भी हम दांतों तले उंगली दबाकर उन्हें एक साथ तेजी से 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते थे। सुबह उठते वो आधे घंटे योग करते थे और जिसमें शीर्षासन भी शामिल रहता था। शायद उनके अच्छे स्वास्थ्य के पीछे यही वजह रही होगी। नेहरू के सुरक्षा अधिकारी रहे और बाद में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने। के.एफ. रुस्तम जी अपनी किताब आई वॉज नेहरू शैडो में लिखते हैं कि जब मैंने नेहरू के साथ काम करना शुरू किया वो 63 साल के थे, लेकिन लगते 33 के थे। उनकी पोशाक होती थी सफेद अचकन और चूड़ीदार पजामा। वो सफेद रंग की गांधी टोपी पहनते थे और जिससे उनका गंजा सिर छिपा रहता था। नेहरू की बहुत कम तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें उनका गंजा सिर दिखता हो। रुस्तम जी लिखते हैं कई जगह उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता था। कुछ मालाओं में वो गले में डाल लेते थे, लेकिन बाकी मालाओं को वो हाथ में लेते थे। इसके पीछे वजह ये थी कि माला उतारते समय उनकी टोपी गिर जाती थी, जिससे वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके सरकारी निवास में कई पालतू पशु थे, जैसे कुत्ते, हिमालयन पांडा का जोड़ा, हिरन, मोर, तोते, गिलहरियां और यहाँ तक कि शेर के 3 बच्चे भी रहा करते थे। बड़े होने पर उन्हें चिड़ियाघर को दे दिया गया था। रात के भोजन में उनका कोई ना कोई दोस्त या परिचित मौजूद रहता था। जब वो मूड में होते थे तो दुनिया में कई नेताओं की नकल कर अपने मेहमानों का मनोरंजन भी करते थे। याद देखिए चार्ली चैपलिन से मुलाकात। जाने माने अभिनेता चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में स्विट्जरलैंड में नेहरू से हुई मुलाकात का दिलचस्प वर्णन किया। उन्होंने जब चैपलिन नेहरू से मिलने आए तो दोनों के बीच इतनी अच्छी बातचीत हुई कि उन्होंने उन्हें अगले दिन अपने विला पर खाने पर आमंत्रित किया। नेहरू चैपलिन की कार में ही बैठकर उनके साथ गए और उनकी काली कार चैपलिन की कार के पीछे चल रही थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत एस मेहता ने अपनी किताब द टेस्ट वीटेड में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि चार्ली चैपलिन ने पंडित जी से कहा, मुझे आपकी हर बात पसंद है सिवाय एक बात के कि आप शराब नहीं पीते हैं। नेहरू ने इस पर हंसते हुए कहा था कि अगर आपको यही बात मेरे खिलाफ लगती है तो मैं शेरी का एक गिलास भी पी सकता हूं। नेहरू की दरियादिली और शिष्टाचार की बात करें अगर, आजादी की लड़ाई में नेहरू के साथी और सैयद महमूद पहली की मुलाकात में उनके शिष्टाचार से बहुत प्रभावित हुए थे। महमूब को ट्रेन के सफर के दौरान अपना होल्डॉल खोलने बांधने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए वो इस काम के लिए अपने साथ हमेशा एक नौकर लेकर चलते थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि नेहरू को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ट्रेन के सफर के दौरान उनका होल्डाल खोलने और बांधने की जिम्मेदारी उठा ली। जब भी वो दोनों साथ सफर करते, नेहरू की ही उनका बिस्तर लगाते और बांधते थे। इसी तरह घाना के नेता क्वामे न्क्रूमा ने भी एक किस्सा सुनाया था। एक बार वो जाड़े के दौरान भारत आए और ट्रेन से कहीं जा रहे थे। अचानक नेहरू बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के उन्हें छोड़ने दिल्ली रेलवे स्टेशन आ पहुंचे। वो एक ओवरसाइज ओवरकोट पहने हुए थे। उन्होंने न्यूक्रोमा से कहा कि ये कोट मेरे लिए बड़ा है, लेकिन आपको बिल्कुल फिट आएगा, इसको आप पहन लीजिए। न्यूमा ने उसे तुरंत पहन लिया, वो उनको बिल्कुल सही आया। जब ट्रेन चल पड़ी तो उन्होंने उस कोट की जेब में हाथ डाला। वो एक देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि नेहरू ने उनके लिए कोट की एक जेब में एक गर्म मफलर और दूसरी जेब में गर्म दस्ताने रख दिए थे। नेहरू की ये शालीनता सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं थी। एक बार श्रीनगर में उनके स्टेनोग्राफर का सूटकेस जहाज के साथ नहीं पहुंचा था और वो सिर्फ एक सूती कमीज पहने हुए था, जो श्रीनगर की ठंड के लिए पर्याप्त नहीं था। नेहरू ने उनके लिए फौरन गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। कराची में भी लोकप्रिय आजादी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सलाह दी कि नेहरू के सारे मुसलमान नौकरों को बदल दिया जाए, खासतौर से रसोई में काम करने वाले लोगों को। इस बात का अंदेजा जताया गया कि नेहरू के खाने में जहर मिलाया जा सकता था, लेकिन उन मुस्लिम कर्मचारियों के बहुत से रिश्तेदारों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। एमजे अकबर नेहरू की जीवनी में लिखते हैं कि जब नेहरू के पास एक प्रस्ताव गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। नेहरू के लिए काम करने वाले लोग एक तरह से उनकी पूजा करते थे, और इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छे इंसान थे। नेहरू के एक दर्जी का नाम मोहम्मद उमर था और उसकी दिल्ली में 2 दुकानें थी, एक दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में और दूसरी नई दिल्ली में। और दंगे के दौरान उसकी नई दिल्ली की दुकान जला दी गई। नेहरू ने उस दुकान को दोबारा खड़ा करने में उमर की मदद की थी और उसने अपनी दुकान पर लिखवा रखा था प्रधानमंत्री का दर्जा। लेकिन जब उनका बेटा पाकिस्तान चला गया तो कराची में उसने भी अपनी दुकान पर लिखवाया प्रधानमंत्री का दर्जी। नेहरू के निजी सहायक रहे एमओ माथाई अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं कि मैंने एक बार उमर से पूछा क्या कराची में उनके बेटे को नेहरू का नाम का फायदा हुआ। उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया, पंडित जी हर जगह बेस्ट सेलर हैं। नेहरू जी का दर्जी होने की वजह से उमर को कोई
को कई विदेशी मेहमानों ने कपड़े सिलने का भी मौका मिला। इसमें सऊदी अरब के शाह भी थे। उमर का ही एक किस्सा सुनाते हुए मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्सन्स पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि एक बार उमर ने नेहरू से उन्हें एक सर्टिफिकेट देने का अनुरोध किया। नेहरू ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे सर्टिफिकेट का क्या करोगे, तुम्हें तो बादशाहों ने सर्टिफिकेट दे रखा है। उमर का जवाब था, लेकिन आप भी तो बादशाह हैं। नेहरू बोले, मुझे बादशाह मत करो, बादशाह के तो सिर काट दिए जाते हैं। और उमर ने जवाब दिया, वो बादशाह सिंहासनों पर बैठते थे, लेकिन आप तो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इच्छा के विपरीत तीन मूर्ति हाउस में रहने गए। नेहरू के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर उन्हें 17 यॉर्क रोड पर 4 बेडरूम का बंगला रहने के लिए दिया गया था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन वहां पर उन सुरक्षा कर्मियों के लिए अधिक जगह नहीं थी, और इसलिए आप देखते हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके बंगले के सामने आप देखेंगे तंबू तानकर काम करना शुरू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि सुरक्षा की दृष्टि से नेहरू कमांडर इन चीफ के बंगले तीन मूर्ति भवन में शिफ्ट हो जाएं। नेहरू को इसके लिए राजी करने के लिए सरदार पटेल खुद उनके पास गए हुए थे। एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं, गृह मंत्री पटेल ने नेहरू से कहा कि वो गांधी को ना बचा पाने की वजह से पहले से ही अपराध बोझ से ग्रस्त हैं। आज के समय में आप देखिए ऐसे दिखाया जाता है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुश्मनी रही हो, गांधी जी की दुश्मनी रही हो भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं इनके लोगों की विचारधारा हो सकता है अलग हो, लेकिन आप देखते हैं कि इनका एक देश को एक कराने में, देश को आजाद कराने में इन सबकी एक उद्देश्य था, एक मंजिल थी। और मैं कहता हूं ना, इनमें मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग। अब मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए बेहतर हो आप तीन मूर्ति भवन में रहते हैं जहां आपकी सुरक्षा बेहतर ढंग से की जा सके। ये कौन कह रहा है? पटेल कह रहे हैं। मथाई लिखते हैं कि पटेल ने मुझे बुलाकर कहा कि जवाहरलाल नेहरू मेरे प्रस्ताव पर चुप रहे, हमें उनकी चुप्पी को उनकी स्वीकृति मानना चाहिए। आप माउंटबेटन से मिलकर नेहरू के शिफ्ट होने का इंतजाम करिए। माउंटबेटन ने नेहरू को बगैर बताए इस आशय का नोट कैबिनेट सचिव को भेज दिया और नेहरू बहुत झिझकते हुए नए घर में शिफ्ट हुए। लेकिन शिफ्ट होने के बाद उन्होंने उनको मिलने वाला 500 रुपए का अतिथि सत्कार भत्ता लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री का वेतन घटाकर 2000 रुपए किया गया। आजकल आप देखते हैं कि विधायकों का सबका वेतन बढ़ाने की बात होती है। उनके कैबिनेट मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने सलाह दी कि ब्रिटेन की तरह भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कैबिनेट मंत्री के वेतन से दोगुना होना चाहिए, लेकिन नेहरू ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। मथाई लिखते हैं कि शुरू में प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 3000 रुपए प्रति माह रखा गया। नेहरू और उनके मंत्री खुद अपने वेतन में कटौती कर उसे पहले 2250 रुपए प्रति माह पर लाए और फिर 2000 रुपए प्रति माह करवा लिया। नेहरू को पैसे की बर्बादी बहुत नापसंद थी। केएफ रुस्तम जी लिखते हैं कि एक बार डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान जब मैंने उनके कमरे में गया तो ये देखकर दंग रह गया कि उनका सहायक हरी उनके फटे मोजे को सिल रहा था। वो कभी कार रोककर अपने ड्राइवर से खुला हुआ नल बंद करने के लिए कहते थे। एक बार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मैंने देखा कि वे अपने हाथों से अपने कमरे के आसपास हर जगह की बत्तियां बुझा रहे थे। साधारण खाना पसंद। नेहरू को साधारण खाना पसंद था, बिना मसालों का। कई बार तो वो सड़क पर गंदे गिलास में दी हुई चाय या ठंडाई भी पी जाते थे। और रुस्तम जी लिखते हैं कि एक बार जब वो अच्छे मूड में थे, मैंने उनसे पूछा कि ही डाला कि आपको खाने में क्या पसंद है। नेहरू का जवाब था, मेरा नाश्ता हमेशा तय रहता है, टोस्ट और मक्खन, एक अंडा और बहुत गर्म कॉफी। मैंने उन्हें कभी शराब पीते नहीं देखा। हाँ, वो स्टेट एक्सप्रेस 550 बैंड की सिगरेट जरूर पीते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि शुरू में वो 20 से 25 सिगरेट रोज पी जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे घटाकर 5 सिगरेट रोज कर दिया। सिगरेट पीते हुए कई इनकी पिक्चर आप लोग देखते हैं वायरल होती रहती हैं और उसको लेकर लोग इनकी आलोचना भी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार में ऊंचे दर्जे की शालीनता थी। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो जीवन में अपने राजनीतिक विरोधी से सामान्य शिष्ट व्यवहार करना नहीं भूलते थे। शालीनता थी, महानता थी, इसीलिए तो हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वरना और किसी के बारे में नहीं पढ़ लेते हम लोग। एक समय आया जब नेहरू का राजगोपालाचारी से मतभेद हो गया था। जब अप्रैल 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक इलाहाबाद में हुई तो राजगोपालाचारी उसमें भाग लेने वहां पहुंचे। हिंदू महासभा के कुछ समर्थक काले झंडों के साथ राजगोपालाचारी का विरोध करने स्टेशन पर जमा हो गए। पीडी टंडन अपनी किताब अविस्मरणीय नेहरू में लिखते हैं कि नेहरू राजगोपालाचारी को लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसे ही लोगों ने राजा जी को काले झंडे दिखाने शुरू किए, नेहरू को गुस्सा आ गया। उन्होंने लोगों के हाथों में काले झंडे छीन लिए। वो चिल्लाकर बोले, तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुम इलाहाबाद में मेरे मेहमान की बेइज्जती करो। और टंडन लिखते हैं कि जब हिंदू महासभा का नेता जवाब में कुछ बोला तो वहां मौजूद
छात्रों कुलीनियों को लगा कि वो पंडित जी का अपमान कर रहा है। वो गुस्से से बेकाबू हो गए और डंडों घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। नेहरू ये देखकर बहुत परेशान हो गए, अपने हाथों का घेरा बनाकर उसे बचाने लगे और उस कोशिश में उनके हाथों में चोट भी आई। सोचिए, इस तरह के हमारे महापुरुष रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ देखिए, कोई अगर गलती किसी से हुई है तो वो सब भूल कर मुझे लगता है कि अब अच्छाइयाँ पर ध्यान देना चाहिए ना। बहुत सारे लोग गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ भी लिखते रहते हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सच यही है, या तो फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया से उन्होंने इतिहास भी पढ़ लिया है, वरना हर किसी का योगदान रहा है देश की आजादी में, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, धन्यवाद।